Hello students, today we will discuss a very important topic of molecular biology and that is known as Human Genome Project। यानी कि जो हमारा आणविक जीव विज्ञान है उसको नए डायमेंशंस जिस टॉपिक ने दिए, जिस प्रोजेक्ट ने दिए, उसका नाम था HGP या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जीनोम क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं जीनोम की बात करूं तो जीनोम इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स present in a haploid set of chromosomes। क्लियर? यानी कि आपको पता, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो डिप्लॉइड सेट हमारे पास जो होता है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं। अगर मैं हैप्लॉइड सेट की बात करूं तो 23 हो जाएंगे। 23 में से 22 हमारे जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जिनको हम कायिक गुणसूत्र भी कह देते हैं। और एक सेट जो हमारा होता है वो अगर मेल है तो XY होगा और अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पर जो है XX होगा। क्लियर हो गया? तो एक इस तरह का प्रोजेक्ट जो है जिसको हम मेगा प्रोजेक्ट कह देते हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम था मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें ये बात की गई कि जो एस्टिमेटेड बेस पेयर्स हमारे जीनोम में जो है वो होंगे, वो माना गया कि लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे जीनोम में हमारे लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, यानी कि इसको हम 3 बिलियन बेस पेयर्स भी कह सकते हैं। 3 बिलियन बेस पेयर्स जो है पाए जाते हैं। इतने सारी संख्या में जो बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं हमारे जीनोम के अंदर, क्या हम उन्हें सीक्वेंस कर सकते हैं? तो इसको जो है आधार बनाते हुए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया 1990 में। ठीक है, और 15 ईयर्स का ड्यूरेशन इसमें माना गया और 2003 में इसे कंप्लीट होना था और ये हुआ। इसमें से जो हमारा जो फर्स्ट जीन जो होता है ह्यूमन में, उसको जो है उसको सीक्वेंस करने में टाइम लगा, तो लगभग 2006 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये क्या था? इट वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव, बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व थे, बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। इसको कहा गया उस समय। ठीक है, इसमें USA जो इसका मेन कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व थी वो अमेरिका थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके 2 डिपार्टमेंट थे, वन इज़ NIH यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका, और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में मिलकर के पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट 20 इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी को जो है इस जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसके लिए जो है उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये कंट्रीज इस प्रोजेक्ट को जो है कंपाइल करने में ये मेन पार्टनर थे। ठीक है, अब अभी हमने आपसे बात की थी कि इस मेगा प्रोजेक्ट में जो है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स की बात जो है एस्टिमेटेड की गई थी कि ह्यूमन जीनोम में जो है इतने बेस पेयर्स होंगे हैप्लॉइड सेट में। तो यहाँ पर ये बात की गई कि अगर $3 का जो भी है $3 खर्च होते हैं एक बेस पेयर को जो है सीक्वेंस करने में, तो अब ये हो गया 3 × 3 = 9 बिलियन $US जो है इसमें जो है एस्टिमेटेड खर्चा जो है आना था। ठीक है, इतना जो है एक्सपेंडिचर इसमें होना था। तो इट मीन्स क्या है कि मतलब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट उस समय रहा होगा। ठीक, तो ये तो जो एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट थी उसकी मैंने बात करी यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ कि जैसे ही प्रोजेक्ट अपने प्रोसेस में था और जब कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर एक नई एक साइंस की ब्रांच इवॉल्व हुई, दैट इज़ नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, क्योंकि इतने सारे जो सीक्वेंस थे उनको कहीं पर स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पर उसके लिए फिर डाटाबेस जो है तैयार किया गया।
ठीक है। कुछ और इश्यूज़ भी इसमें बीच में आए, जैसे कि हम कह देते हैं ELSI। अगर मैं शॉर्ट में आपको आप इसको याद करेंगे तो एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़, ठीक है। तो इन इश्यूज़ के संग डील करने के लिए भी कुछ इस तरह की कमिटीज़ जो है सेटअप की गई, ताकि जो है फ्यूचर में जा करके वो इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगी जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो है सीक्वेंस करने की बात करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि अगर जो जितने भी अभी हमने बात करी कि जो कंप्लीट सीक्वेंस जो ह्यूमन जीनोम का जो हुआ है, उसमें जो अगर इन्फॉर्मेशंस है, अगर मैं उसको एक बुक के रूप में कन्वर्ट करूं, एक किताब में उसको मैं लेकर के रखूं, और उस बुक में हर पेज में 1 पेज ऑफ दैट बुक इज़ इक्वल टू, अगर उसमें 1000 जो है वर्ड्स जो हैं हों, ठीक है, और अगर एक जो बुक है उसमें 1000 पेजेस भी हों, ठीक है, तो ऐसी 3300 बुक्स की आवश्यकता होगी ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को एक साथ रखने में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इस तरह का बहुत ज़्यादा रिलायबल अप्रोच नहीं कही जाएगी, तो इसके लिए फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने अपना जो है यहाँ पर रोल दिया, ठीक है। अब चलिए हम बात कर देते हैं मेजर पार्ट्स, ठीक है। तो इसके जो मेजर पार्ट्स थे इस प्रोजेक्ट के, वो थे DNA को मैपिंग करना था, DNA मैपिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। अब DNA मैपिंग बेसिकली क्या है कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट की बात की थी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की बात थी। दूसरा, इसके अलावा जो है हमारा जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की बात थी। और तीसरा, हमने देखा था कि जो ह्यूमन जीनोम में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलता है, जिसको हम STR वहाँ पर कह रहे थे, ठीक है, या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कह रहे थे, जहाँ पर हमने फिर बाद में जाकर के उसको माइक्रो सैटेलाइट भी कहा था। तो यहाँ पर जो है, जो कि 2 से लेकर के 6 बेस पेयर्स के बीच में जो इसका सीक्वेंस होता है, 2 to 6 बेस पेयर्स, ठीक है, यानी कि अगर हमारा ये AATTGC करके इस तरह का हमारा जो है, हमने कहा था कि 2 से लेकर के 6, तो यहाँ पर ये 6 हैं, तो ये जो सीक्वेंस हैं ये रिपीट होंगे, तो रिपीटेटिव DNA को भी जो है मैप करने का काम इसमें हुआ था। तो ये DNA मैपिंग एक इस प्रकार की प्रोसेस थी। इसके बाद जो है अगला हमारा जो मेजर पार्ट इसका था वो था DNA सीक्वेंसिंग, ठीक है। और ये काम हमारा आसान कर दिया फ्रेडरिक सेंगर ने। एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। इन्होंने जो है DNA को सीक्वेंस करने के लिए DNA सीक्वेंसर को वहाँ पर जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। ये फ्रेडरिक सेंगर वही हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एमिनो एसिड्स को जो है सीक्वेंस किया था प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये इनका इसमें बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। और इसके बाद जो हमने अगर DNA मैपिंग की बात करी एंड DNA सीक्वेंसिंग की बात करी, एक और स्टेप जो इसमें आगे जा कर के इवॉल्व हुआ वो था इसकी, जो भी हमारे पास जो DNA के सीक्वेंस जो हमें मिले थे, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हमें प्राप्त हुए थे, उन सारे सीक्वेंस को जो है बाद में ले जा करके उनका फंक्शनल एनालिसिस बाद में किया गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर हुई और वो इस समय जो है हमारे पास जो है एज अ डाटाबेस जो है ह्यूमन जीनोम की सारी जो सीक्वेंस हैं वो हमारे पास जो है स्टोर्ड है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि क्या हमारे पास जो सैलिएंट फीचर्स थे इस उसके जो हमारा प्रोजेक्ट था, इसके जो सैलिएंट फीचर्स थे, या आप लोग बात करेंगे कि क्या इसकी फाइंडिंग्स थी, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो ये फाइंडिंग्स जो है बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया, पूरे जो मेडिकल साइंस को जो है पूरा एक नया मतलब न्यू क्लेवर में इसको ये लेके आ गए, नया क्लेवर उसका जो है बेसिकली वहाँ पे बन गया। तो इसमें ये बताया गया कि ह्यूमन कंटेंट जो आपका जो ह्यूमन जीनोम है वो लगभग 3164 पॉइंट समथिंग इतना मिलियन बेस पेयर्स का बना है, ये फाइंडिंग्स थी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस था जो बेस पेयर्स का, उसमें जो एवरेज जीन की जो लेंथ थी, उसमें जो बेस पेयर पाए जा रहे थे, एवरेज जीन लगभग 3000 बेस पेयर से मिलकर के बना होता था, या बेसिस से मिलकर के बना होता है। उसको मैं बेसिस कहूँ तो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, 3000 बेसिस। क्लियर हो गया। लार्जेस्ट जीन जो पाई गई उसका नाम था
डिस्ट्रॉफिन जीन्स, ठीक है, ये लगभग 2.4 मिलियन बेसिस से मिलकर के बनी होती है ह्यूमन जीनोम में, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि सबसे जो बड़ी जो जीन है जो HGP में जो है इसको डिस्कवर किया गया, तो वो डिस्ट्रॉफिन थी। क्लियर हो गया। टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शनल हमारे पास जीन्स थे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल जीन्स, ये लगभग पाए गए 20 to 30,000 के आसपास, नियर अबाउट 30,000। लगभग 30,000 फंक्शनल जीन्स जो है पाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम में, जबकि शुरू में जो एस्टिमेटेड जो वैल्यू इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले रखी गई थी वो लगभग 60,000 थी। तो लगभग हाफ जीन्स जो है इसमें वो पाए गए, ठीक है। इसके अलावा ये है माना गया कि जो 50% ऑफ जीन्स थे उनका फंक्शंस अभी तक पता नहीं लगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जीन वो हों जो कि हमने बात की थी नॉन कोडिंग जीन्स हों, जो पर्टिकुलर किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी, ठीक है। अब जो प्रोटीन को जो जीन्स कोड करते हैं वो लगभग लेस देन 2% ऑफ टोटल जीन्स ये जो है प्रोटीन या अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है यहाँ पर ये प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद जो हमने भी आपसे कहा था कि जो क्रोमोसोमल नंबर 1 था, ठीक है, जिसके सीक्वेंस को जो है एक सीरीज़ में जो है अरेंज करने में जो है हमें 3 साल और लगे, और हमारा जो प्रोजेक्ट था जो 2003 में पूरा होना था वो 2006 में हुआ, तो उसमें जो है 2968 इतने जीन्स इसमें पाए गए, ठीक है। तो यानी कि जो मैक्सिमम जीन्स ह्यूमन जीनोम में जो पाए गए वो था क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से जो मिनिमम जो जीन्स पाए गए वो वाई क्रोमोसोम था, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कह देते हैं। इसमें 231 जीन्स जो है पाए गए। सबसे अधिक जीन्स जो पाए गए वो क्रोमोसोम नंबर 1 में पाए गए ह्यूमन जीनोम में, और वाई क्रोमोसोम जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, जो कि मेल्स में पाया जाता है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स पाए गए जिनकी संख्या क्या थी 231, ठीक हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसमें एक ऐसा मिला कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी मिली जो क्या थी बेसिकली, जिनको हम SNPs कह देते हैं। 1.4 मिलियन लोकेशंस इन ह्यूमन जीनोम, इनको हम SNPs के रूप में जानते हैं। अब SNPs बेसिकली क्या है, SNP को हम कह देते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका मतलब ये था कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड, कोई आपका इस प्रकार का जो बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड का जो आपका सीक्वेंस है वो अगर AGTCCATG ऐसा कुछ अगर कोई सीक्वेंस है कहीं पर ह्यूमन जीनोम में, तो वहाँ पर क्या कर रहा था कि एक सिंगल जीन जो है वो चेंज हो जा रहा था किसी और बेस में, और ये ऐसे सीक्वेंस जो है पूरे ह्यूमन जीनोम में जो पाए गए वो 1.4 मिलियन लोकेशंस पाए गए, ठीक है। तो केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो है बेसिकली यहाँ पर क्या हो जा रहा था, पॉलीमॉर्फिज्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था। जो हमने पहले भी बात की थी जब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि जो SNPs होते हैं ये वेरिएशंस को जो है ह्यूमन जीनोम में जो है एक तरह से एक बेस दे देते हैं, और उसके थ्रू फिर जाकर के म्यूटेशंस वगैरह जो हमारी बाकी प्रोसेसेस होती हैं। और ये जो SNPs मिले या हमारा ह्यूमन जीनोम में जो इस तरह के जो हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले थे या रिपीटेशन मिला कहीं पर हमें जीन्स का, यानी हमारे जो बेस पेयर्स हैं, तो उसके द्वारा जो है मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की आई। पेडिग्री एनालिसिस की हमने बात की थी पिछली बार, हम लोगों ने DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात की थी। ये सारे के सारे जो है ट्रीटमेंट को करने के लिए, या हमारा जो एक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पर होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को जो है आगे डिस्कवर करने में और उसके बाद द्वारा बहुत सारे रोगों की जांच करने में, उसकी पहचान करने में भी इसका रोल था, ठीक है। नॉन ह्यूमंस, जब ह्यूमन जीनोम को जो है हमने सीक्वेंस कर लिया, तो उसके बाद जो बाकी जो नॉन ह्यूमंस थे, जैसे बैक्टीरिया था या यीस्ट सेल्स थी, ड्रोसोफिला है, या अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो वहाँ पर राइस जीनोम जो है पूरी तरह से तैयार हो मतलब किया जा चुका है। और राइस जीनोम में ये पाया गया है कि लगभग 50% जो जीन्स जो है धान में या राइस में जो है वो रिपीटेटिव होते हैं,
ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं इसमें आगे हुई थी, लेकिन इसमें जो मेन जो हमारे जो 3 कंसेप्ट जो थे, जो मेजर पार्ट थे, वो थे हमारा डीएनए मैपिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग और फंक्शनल एनालिसिस। इसमें जो डीएनए मैपिंग था उसमें हमने कहा था कि बहुत सारे वेक्टर्स वहाँ पर जो है यूज़ किए गए थे, जैसे BAC YAC की बात हमने वहाँ पर की थी, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल जो है आपका क्रोमोसोम्स की बात की गई, तो ऐसे वेक्टर्स को डाला गया कई जगह बीच में जा कर के, और जो हमें रिजल्ट्स मिले उसके बेसिस पे जा कर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जो है ह्यूमन जीन्स को जो है, या उनके उनकी जो फंक्शनल जो उनकी जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ थी, उनको डायग्नोस करने में, उनको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका रोल है, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप लोग की बुक्स में तो इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन मेजर चीज़ों को आप जो है जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करेंगे इसके बाद हमारा लगभग ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो भी हमारा जो चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि हम आगे कहाँ से स्टार्टिंग करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।